नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 12वीं कक्षा की आरोह भाग 2 से पतंग कविता पढ़ाना चाहूँगी, जिसके कवि हैं आलोक धनवा, जिनका जन्म 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जनपद में हुआ था और जिसकी भाषा है खड़ी बोली और छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है इस कविता में। अलंकार इसमें अनुप्रास है, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आप देख रहे हैं तो पतंग कितना सुंदर होता है। तो यहाँ पर बच्चे जब शरद ऋतु आती है तो उस शरद ऋतु के आगमन होते ही बच्चे पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, पतंग उड़ाना चाहते हैं। तो वो बच्चे उनकी जो भावनाएं हैं उनकी और भी अधिक बढ़ जाती हैं कि अब जो शरद ऋतु है वो आ गई है और उस शरद ऋतु में वो अपने पतंगों को छतों पर जाकर उड़ा सकें। तो कवि ने यहाँ पर कवि आलोक जो धनवा हैं उन्होंने यहाँ पर बच्चों की जो बाल सुलभ क्रियाकलाप हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जो बारिश का महीना था, भादों का महीना, वो बीत जाता है और शरद ऋतु का जब आगमन होता है तब बच्चों की जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो बाल मन के जो भाव हैं वो यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। तो बच्चों आज हम अब पतंग कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो वो हैं, पहली पंक्ति है हमारी, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। तो यहाँ पर कवि जो तेज बारिश का महीना था, सबसे तेज बौछारें, बौछारें माने जो बारिश का महीना था, अत्यधिक बारिश मूसलाधार वर्षा जो होती थी वो महीना भादो गया, भादव का जो महीना है वो अब बीत चुका है। सवेरा हुआ यानी शरद, सवेरा यानी भादों का जब महीना बीत जाता है तो यहाँ पर शरद यानी आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं सवेरा हुआ यानी शरद की जो शुरुआत हुई है उसका जो सवेरा है वो हो गया है। और वो सवेरा कैसा है? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो कहते हैं कि यहाँ पर बारिश का महीना बीत चुका है, भादों का महीना गुजर गया है और अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो वो जो शरद ऋतु की जो सुबह है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो वो किसके समान बताई गई है यहाँ पर? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। जो खरगोश की लाल लाल आँखें होती हैं उन लाल आँखों के समान यहाँ पर शरद के सवेरे को बताया है, शरद की सुबह को बताया है। क्योंकि जब शरद का ये मौसम आता है, शरद ऋतु जब आ जाती है, उसका आगमन हो जाता है तो जो वातावरण है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल सुंदर लगता है। उसमें किसी प्रकार के बादलों की घटा या बारिश की बूंदें नहीं होती, वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है। तो वो यहाँ पर जो बच्चों की जो बाल मन की जो चेष्टाएं हैं उन मनोहारी चेष्टाओं का कवि यहाँ वर्णन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आया, शरद ऋतु यानी पुलों को पार करते हुए। पुलों को कौन पार करते हैं? बच्चे पार करते हैं, मानव पार करता है, लेकिन यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। किसका? शरद ऋतु का। तो जो शरद ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी बच्चे जैसे अपनी नई नई जो साइकिल हैं उनको तेज दौड़ाते हुए पुलों को पार करते हुए जाते हैं। ऐसे यहाँ शरद ऋतु का भी आगमन हो गया है। वो पुलों को पार करती हुई नई अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाती हुई, ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजाती हुई
और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, ये जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो समूह है उस समूह को अपने चमकीले इशारे माने संकेतों के माध्यम से बुलाती हुई आ गई है। अर्थात शरद ऋतु के आगमन पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी नई चमकीली साइकिल लेकर इधर उधर जोर से घंटियां बजाते हुए अन्य पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने संकेतों के माध्यम से बुलाते हुए कि चलो हम पतंग उड़ाते हैं। ऐसे भावनाएं यहाँ पर शरद ऋतु के माध्यम से प्रकट हुई हैं। तो इसमें बच्चों एक तो जोर जोर से शब्द आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। खरगोश की आँखों जैसा बताया है, तो किसके समान है खरगोश? ये सवेरा खरगोश की लाल आँखों के समान है, तो यहाँ पर भी उपमा दी गई है और मानवीकरण का प्रयोग है और जैसा शब्द का प्रयोग है, यहाँ रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। खरगोश की आँखों जैसा यानी खरगोश की आँखों के समान सवेरे को बताया, रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है और जगह जगह अनुप्रास अलंकार है ही इसमें। और अगली हमारी चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतले कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। तो यहाँ पर देखो शरद ऋतु के बारे में वर्णन करते हुए यहाँ कवि कहते हैं कि जो बच्चों की उमंग हैं, उनकी क्रियाकलाप हैं, तो वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कवि ने कहा कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी शरद ऋतु में चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चों के समूह को और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, क्योंकि शरद ऋतु का आगमन है, ये आकाश बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, वातावरण में इतनी हवा नहीं है और इसलिए जो आकाश है वो बहुत ही मुलायम है, कोमल है और इसमें पतंग उड़ाना बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। तो बच्चों की जो पतंग है वो अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छू सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यहाँ पर कवि जो पतंग का कागज होता है उसको क्या मानता है? सबसे हल्की और रंगीन वस्तु मानता, चीज़ माने वस्तु मानता है कि वो सबसे हल्की होती है और वो अनेक रंगों से भरपूर होती है, उसमें अनेक रंग भरे हुए होते हैं। दुनिया के सबसे पतला कागज उड़ सके और वो कागज सबसे पतला होता है, तो कवि यहाँ उसको पतला मानता है, हल्का मानता है और रंगीन बताता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और जिसके अंदर बांस की जो पतली सी जो छड़ी लगी हुई होती हैं, तो वो छड़ी उनके माध्यम से पतंग को उड़ाया जा सकता है। कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उनका जो पतंग है जब आसमान में ऊंचाइयों को छूने लगता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, उनके अंदर खुशी का भाव आ जाता है। तो उस खुशी के कारण बच्चे सीटियां बजाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से सीटियां की ध्वनि बजाते हैं, निकालते हैं, किलकारियां भरते हैं, किलकारियों की आवाज़ आने लगती है, यानी चारों ओर आनंदमयी वातावरण हो जाता है। बच्चों की जब हंसी है, सीटियों की आवाज़ है, किलकारियाँ जब बच्चे मारते हैं तो चारों ओर आनंदित वातावरण हो जाता है। और उस आनंदित वातावरण को देखकर तितलियाँ भी वहाँ पर आकाश में अपने गीतों का गुंजार करती हैं, यानी गीतें गाने लगती हैं, यानी इधर उधर आकाश में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ने लगती हैं। ये जो दृश्य होता है जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तितलियाँ आकाश में इधर उधर रंग बिरंगी तितलियाँ घूम रही होती हैं, तो वो दृश्य हमारे मन को बहुत भाने वाला होता है, यानी हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। तो वो दृश्य यहाँ पर कवि ने बताया है।
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कहते हैं जन्म से ही जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास का मतलब होता है यहाँ पर बिल्कुल कोमल यानी नाजुक। कपास देखी होगी, रुई रुई होती है बेटा, कपास कॉटन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो कॉटन की तरह कोमल होते हैं बच्चे, बिल्कुल नाजुक और कोमल होते हैं। तो घूमती हुई पृथ्वी आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जो पृथ्वी है यानी जब वो चंचल पैरों का स्पर्श करती है तो वो भी अत्यधिक घूमती हुई नजर आती है। वो भी उनके पैरों का स्पर्श पाना चाहती है, उनके पैरों के चंचल पैरों के स्पर्श को पाने के लिए वो लालायित हो जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे बेसुध होकर, बेसुध माने कोई होशो हवास नहीं रहता, वो ऐसे ही तेज भागते हैं, कभी इधर कभी उधर तो भागते हैं। तो बेसुध होकर छतों को भी नरम बनाते हुए, और ऐसे बेसुध होकर भागने से ऐसा लगता है मानो जो मकान की जो कठोर छतें हैं उनको भी उन्होंने अपने कोमल पैरों से उनको कोमल बना दिया है, वो भी उनको कठोर नहीं लगती। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं, जब वो इधर उधर घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं बेसुध होकर, तो कहते हैं जो चारों दिशाओं में जैसे मृदंग, मृदंग माने वाद्य यंत्र होता है बजाने वाला, तो ऐसा लगता है मानो चारों दिशाओं में वाद्य यंत्र बज रहा हो। उनकी पैरों की ध्वनि एक मृदंग के समान बजती रहती है। वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर यानी अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे डाल होती है हवा में, जैसे हल्के हल्के नाजुक रूप से लचीले वेग से वो जैसे इधर उधर हिलती रहती है, ऐसे ही बच्चे भी इधर उधर भागते रहते हैं। किस तरह, जैसे वृक्ष की डालियाँ अपने लचीले वेग से, वेग माने गति से इधर उधर जब डोलती हैं, तो उसी तरह बच्चे भी छत पर इसी तरह से घूमते रहते हैं जैसे वो झूला झूल रहे हों। यानी इतना वेग, इतनी कोमलता उनके अंदर व्याप्त होती है। फिर कहते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत है। तो कहते हैं छतों के खतरनाक किनारे, क्योंकि बच्चों देखे होंगे छतों के जो किनारे होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें गिरने का डर बना रहता है, तो वो डर उन बच्चों के अंदर भी व्याप्त होता है। तो कहते हैं छतों के जो खतरनाक किनारे हैं, तो जब वो उनसे गिरते हैं और कभी कभी जब गिर भी जाते हैं और गिरने से जब वो बच जाते हैं, तो कहते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। यानी उन जब वो गिरने वाले होते हैं तब वहाँ कोई और नहीं बल्कि उनके जो शरीर का रोमांचित संगीत है, रोमांचित माने आनंद से भरा हुआ जो संगीत है, जो उनके अंदर आनंद छाया हुआ है पतंग उड़ाने का, पतंग उड़ाने की जो खुशी छाई हुई है, तो वो आनंद उनको सिर्फ वही बचा सकता है, वही रोमांचित शरीर उनको बचा पाता है, वही उनको बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे, क्योंकि जब पतंग उड़ता है आकाश की ऊंचाइयों को जब छू लेता है तो तबे वो एक मात्र महज महज माने मात्र एक धागा होता है। उस धागे के सहारे बच्चे पतंगों की जो धड़कती, क्योंकि वो हिलता रहता है पतंग ऐसे ऐसे, तो उन्हें ऊंचाइयों को, उन धड़कती ऊंचाइयों को एक उनका जो शरीर है सिर्फ किसके सहारे होता है, उस एकमात्र धागे के सहारे होता है, वही उनको बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होते हैं बेटा छिद्र, जो छिद्र होते हैं, यानी अपने छिद्रों के सहारे वो भी क्या है, ऐसा लगता है उनको जैसे वो भी पतंग के साथ उड़ रहे हों। उनको किसी तरह का होश नहीं रहता बल्कि उनका शरीर रोमांचित रहता है, वे खुश रहते हैं। उस खुशी के कारण, उस रोमांचित शरीर के कारण वो गिरने से भी बच जाते हैं, और जो ऊपर उठी हुई जो पतंग है उसका जो धागा है तो वो ऊंचाइयों
पर जो पतंग गया हुआ है वही उनको बचा भी लेता है, वही एक उनका सहारा बना रहता है, वही गिरने से उनको रोके रखता है। आगे है, अगर वे गिरते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इस पैरे में बताते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं, यानी कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं क्योंकि वो नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, तो कभी गिर भी जाते हैं तो इनके को इतनी चोट नहीं लगती क्योंकि वो बहुत ही कोमल होते हैं। जैसे कपास होती है, जैसे कपास को गिरा दो उसको कोई नुकसान नहीं होता, तो बच्चे भी इतने कोमल होते हैं, वो नहीं गिरने से भी उनको कोई चोट नहीं लगती, नुकसान नहीं होता। तो कहते हैं गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से, जब वो छतों के खतरनाक किनारों से कभी कभी गिर भी जाते हैं और बच भी जाते हैं, तब और भी निडर होकर, यानी कभी कभी वो गिर भी जाते हैं तो फिर वो और भी निडर हो जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको चोट वगैरह नहीं लगती। तो कहते हैं और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। वो गिरने के बाद और भी निडर हो जाते हैं। पहले कुछ भय था उनके अंदर, लेकिन अब वो भय भी उनका समाप्त हो जाता है और फिर वो अगले दिन सूर्य निकलने की प्रतीक्षा करते हैं और उसे सुनहरे सूरज के सामने फिर से आ जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और ऐसा लग रहा है मानो जो पृथ्वी है, धरती है, वो भी उनके बेचैन पैर, यानी जो चंचल पैर हैं, उनका स्पर्श करने के लिए और भी अधिक तेजी से घूमती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात समय बीतता हुआ जा रहा है और अगले दिन का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वह सुनहरे सूरज के सामने, यानी सूर्य निकलते ही वो पतंग उड़ाएं और पतंग के साथ वो भी जैसे उड़ते रहें। वो जो डर था गिरने का वो भी उनका समाप्त हो गया है। तो ये हमारी कविता थी, इसमें कुछ विशेष थे हमारे। एक तो इसमें ये बारिश के मौसम है, जो सावन या भादों का महीना है वो बीत गया है, शरद ऋतु का आगमन है, और इसमें सवेरा खरगोश के समान बताया गया है, और यहाँ बच्चों की बाल सुलभ मनोभावों का वर्णन किया गया है, और प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक अलंकार, इन अलंकारों का यहाँ प्रयोग है। मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है, और इसमें भाषा है जो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।